अस्सलाम वालेकुम ऑल। टुडे यू आर ऑल वेलकम इन द क्लास ऑफ कन्वेक्स एनालिसिस। तो आज इस टॉपिक पे हम डिस्कस करेंगे वो है एम सिंप्लेक्स सेट और रिलेटिव इंटीरियर। तो स्टार्ट करते हैं एम सिंप्लेक्स सेट की डेफिनेशन से। तो ये एक सेट होता है जो कि कन्वेक्स हल है अफाइनली इंडिपेंडेंट एलिमेंट्स का, और ये एलिमेंट्स कहाँ से आ रहे हैं? आर एन स्पेस से। यहाँ पे हम दोबारा रिवाइज करेंगे अफाइनली इंडिपेंडेंस को और कन्वेक्स हल को। अफाइनली इंडिपेंडेंस में क्या होता है कि अफाइन कम्बिनेशन होता है आपके पास, और जो कन्वेक्स हल होता है उसमें हर एलिमेंट कन्वेक्स कम्बिनेशन की शक्ल में होता है। अब ये कम्बिनेशंस किस तरह के होते हैं कि स्केलर्स होते हैं, हम उनको एलिमेंट्स से मल्टीप्लाई करके जमा करते हैं। और अब अफाइनली इंडिपेंडेंस में क्या है कि उस स्केलर कम्बिनेशन को ज़ीरो के इक्वल होना चाहिए। उन तमाम स्केलर्स को सम करें तो वो भी ज़ीरो के इक्वल होना चाहिए, और उन तमाम के तमाम स्केलर्स को भी ज़ीरो के इक्वल होना चाहिए। लेकिन कन्वेक्स हल में क्या होता है कि तमाम के तमाम एलिमेंट्स जो हैं उनके अकॉर्डिंग एक कन्वेक्स कम्बिनेशन पड़ा होता है, और वो कन्वेक्स कम्बिनेशन सेम इसी कम्बिनेशन की तरह का ही होता है। लेकिन इसके ऊपर कंडीशन क्या होती है, ये ज़ीरो के इक्वल हो ना हो हमें नहीं कुछ पता। और दूसरी बात कि जब इसके स्केलर्स को ऐड करें तो वो वन के इक्वल आना चाहिए। तो अब अगर हम किसी अफाइनली इंडिपेंडेंट एलिमेंट के ऊपर कन्वेक्स हल की प्रॉपर्टी अप्लाई कर देंगे तो हम ये कह सकते हैं कि उस एलिमेंट को एक कन्वेक्स कम्बिनेशन की शक्ल में होना चाहिए, और उसके जो अकॉर्डिंग स्केलर्स हैं वो वन के इक्वल सम दें हमें। तो अब हम एक यही प्रॉपर्टीज़ की डिस्कस करने लगे हैं कि अगर कोई एलिमेंट हमारे पास एम सिंप्लेक्स से आ रहा है तो उसके अकॉर्डिंग एक यूनिक इस तरह का स्केलर आर एम प्लस वन स्पेस में पड़ा होगा, जो कि एक कम्बिनेशन बनाता होगा जिसके सम करें हम स्केलर्स को, तमाम स्केलर्स को, तो वो वन के इक्वल है। यूनिकनेस की प्रॉपर्टी को हमने सेटिस्फाई करना है तो हम इसको कॉन्ट्ररी लेट करते हैं कि एक और इस तरह का स्केलर पड़ा हुआ है जो सेम इस तरह का कम्बिनेशन इसके इक्वल देता है। लेकिन साथ ही ये भी लेट करेंगे ये सारे के सारे स्केलर्स जो हैं वो आपस में एक दूसरे के इक्वल नहीं है, क्योंकि हम लेट कॉन्ट्ररी कर रहे हैं। अब उसी सपोजिशन पे कि हमारे पास एक एम सिंप्लेक्स के एलिमेंट के अकॉर्डिंग दो इस तरह के कॉन्वेक्स कम्बिनेशन पड़े हुए हैं, तो वो दोनों के दोनों एक ही एलिमेंट के लिए पड़े हुए हैं तो दोनों को दोनों इक्वल रख देंगे। फिर उनको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो वो उनके स्केलर्स आपस में हमारे पास इस तरह का कम्बिनेशन देंगे, जिससे हमें क्लियरली पता लग जाएगा कि ये सारे के सारे स्केलर आपस में इक्वल हैं। लेकिन जो हमारी सपोजिशन थी वो हमने क्या की थी कि जो दोनों स्केलर्स आ रहे हैं वो आपस में इक्वल नहीं है। लेकिन क्या हुआ कि आगे चल के वही स्केलर्स आपस में इक्वल आ चुके हैं, तो हमारी जो कंट्राडिक्शन है वो हमारे पास आ चुकी है। इसका मतलब ये है कि हमारे पास यूनिक इस तरह का एक स्केलर आर एम प्लस वन स्पेस में पड़ा होगा जो कि वी एलिमेंट को एम सिंप्लेक्स में जाने का एलिजिबल बनाएगा। इसके बाद अब हम डिस्कस करते हैं रिलेटिव इंटीरियर की डेफिनेशन को। तो इसमें क्या होता है कि एक सेट जो कन्वेक्स है उसका रिलेटिव इंटीरियर क्या होगा, ये हम अब देखते हैं कि एक एलिमेंट उस कन्वेक्स सेट से रिलेटिव इंटीरियर में कब जाएगा, जब उस एलिमेंट के गिर्द एक क्लोज्ड बॉल बनाई जाए जिसका रेडियस हम एप्सिलॉन कोई पॉजिटिव नंबर लेट कर लेते हैं। उस बॉल का जब हम इंटरसेक्शन लें अफाइन हल के साथ उसी कन्वेक्स सेट के, तो वो हमारे कन्वेक्स सेट का सबसेट आना चाहिए। यहाँ पे अब मैं इसको रिलेट करूँगा लिमिट पॉइंट के साथ। तो लिमिट पॉइंट क्या होता था हमारे पास कि हमारे पास एक मैट्रिक्स स्पेस है x, उसका एक सबसेट है m। अब इस m सबसेट जो है इसमें हमने चेक करना है कि x नोट पॉइंट जो है वो m का पॉइंट हो सकता है, एलिमेंट हो सकता है या नहीं भी हो सकता, वो इसका लिमिट पॉइंट बनाता है कि नहीं बनाता। तो हम क्या करते हैं कि एक ओपन बॉल ड्रा करते हैं x के गिर्द जिसका रेडियस एप्सिलॉन हम लेंगे। इस ओपन बॉल का और m सेट का जब हम क्या नाम है इंटरसेक्शन लें तो वो नॉन एम्प्टी आना चाहिए। इस तरह नॉन एम्प्टी के उसके अंदर जो एलिमेंट हो, कोई उस जो नया सेट आया इंटरसेक्शन लेने से वो उस x नोट के अलावा कोई एलिमेंट हो, तब हम कहेंगे कि x नोट जो है लिमिट पॉइंट है m सेट का। इसके बाद जो हमारे पास रिजल्ट आई है हमें बताता है कि एक लीनियर मैपिंग आर एन स्पेस से आर पी स्पेस तक वो कॉन्टिन्यूस होती है। तो सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं कि हमारे पास ई वन से लेके ई एन तक जो सेट है वो स्टैंडर्ड ऑर्थोनॉर्मल बेसिस है आर एन स्पेस की। तो इन्हीं बेसिस एलिमेंट्स के ऊपर जब हम लीनियर मैपिंग अपनी अप्लाई करते हैं तो हमारे पास जो एलिमेंट्स आएंगे वी आईज
वो भी हम लेट कर लेते हैं कि इस तरह के होंगे। अब क्योंकि हमें पता है कि आर एन स्पेस के अंदर जो भी एलिमेंट है वो इन्हीं बेसिस एलिमेंट्स के कम्बिनेशन की शक्ल में लिखा जा सकता है, तो लीनियरिटी की वजह से जो कम्बिनेशन के स्केलर्स हैं वो बाहर आ जाएंगे और फिर जो हमारी मैपिंग अप्लाई हो रही है बेसिस एलिमेंट्स के ऊपर वो v के इक्वल आया था, तो इसलिए हम वो एलिमेंट लगा देते हैं यहाँ पे। अब हम इस एलिमेंट के ऊपर दोनों तरफ मॉडुलस अप्लाई करते हैं और फिर काशी-श्वार्ज़ इनक्वालिटी से हम इनको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। इस तरह के उन बेसिस एलिमेंट के ऊपर जो मैपिंग अप्लाई की थी उसके मॉडुलस को हम लेट कर लेते हैं m के इक्वल है। अब किसी मैपिंग को अगर हमने कॉन्टिन्यूस चेक करना होता है तो किस तरह चेक करते हैं कि हमारे पास जो मैपिंग के अप्लाई करने के बाद जो एलिमेंट आ रहे हैं वो आपस में करीब होने चाहिए और साथ के साथ जो एलिमेंट हमने इनपुट दिए हैं वो भी आपस में करीब होने चाहिए, तब हम कहते हैं कि ये मैपिंग कॉन्टिन्यूस है। तो पहले तो हम लेट कर लेते हैं कि इस तरह का एक और एलिमेंट के जो कि एक्स के करीब है और उसके अकॉर्डिंग जब हम उसका डिस्टेंस फंक्शन लेते हैं तो वो क्या नाम है एप्सिलॉन के लेस आता है। अब जब हम x माइनस वाई के ऊपर मैपिंग अप्लाई करते हैं फिर उसका मॉडुलस लेते हैं तो वो लिनियरिटी की वजह से अलहदा हो जाएंगे जिस तरह पहले हुए, और फिर जो हमारे पास बेसिस एलिमेंट के ऊपर हमने मैपिंग अप्लाई की थी उस एलिमेंट का मॉडुलस लेंगे तो वो भी काशी-श्वार्ज़ इनक्वालिटी अप्लाई करने के बाद m के इक्वल ही आएगा, क्योंकि वो चीज़ पहले ही हमने m के इक्वल एक फिक्स कर दी है कि वो m के इक्वल है। अब पीछे क्या बच गया, x माइनस वाई का मॉडुलस और क्या नाम है m। तो हमने x माइनस वाई का जो मॉडुलस था वो पहले हमने लेट किया कि वो एप्सिलॉन के लेस है। फिर अब उस एप्सिलॉन को हमने लेट किया था कि वो पॉजिटिव नंबर है, उस पॉजिटिव नंबर के साथ एक और पॉजिटिव नंबर मल्टीप्लाई हो जाए तो थोड़ा सा बड़ा हमारे पास पॉजिटिव नंबर आ जाएगा। वो नंबर हमारे पास अब इसी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है कि मैपिंग वाली जो टर्म्स हैं उनका डिफरेंस वो भी एक पॉजिटिव नंबर से लेस होना चाहिए और जो इनपुट है वो भी पॉजिटिव नंबर से लेस होना चाहिए, तब हम कहते हैं कि हमारी मैपिंग कॉन्टिन्यूस है। इसके बाद जो हमारे पास रिजल्ट आई हमें बताता है कि जो रिलेटिव इंटीरियर है किसी कन्वेक्स सेट का वो हमेशा नॉन एम्प्टी होता है। तो सबसे पहले हम लेट करते हैं कि जो हमारा कन्वेक्स सेट है इसकी डायमेंशन m के इक्वल है, और फिर हम पहले केस लेट करते हैं m अगर 0 के इक्वल है तो हमारे पास जो कन्वेक्स सेट होगा वो एक सिंगलटन सेट आएगा, तो वो ऑब्वियसली उसका रिलेटिव इंटीरियर उसी के इक्वल होगा और वो नॉन एम्प्टी होगा। तो हमारा आधा प्रूफ यहाँ पे कंप्लीट हो गया। इसके बाद हमारे पास जो दूसरा केस है ये हमें क्या कहता है कि डायमेंशन जो हमारी है वो 1 से ग्रेटर इक्वल है। तो हमें पता है कि कन्वेक्स सेट की डायमेंशन उसी कन्वेक्स सेट के अफाइन हल के डायमेंशन के इक्वल होती है, और साथ ही हमने एक और थ्योरम किया है कि अफाइन हल जो होता है उसकी डायमेंशन अगर m हो तो जो उसके m एलिमेंट्स होंगे उसके अकॉर्डिंग पड़े होंगे उसके अंदर वो अफाइनली इंडिपेंडेंट होंगे। तो जो अभी हमने डिस्कस किया है कन्वेक्स हल के कम्बिनेशंस का और अफाइन हल के कम्बिनेशंस का, तो जब हम इन अफाइनली इंडिपेंडेंट एलिमेंट्स का कन्वेक्स हल लेंगे तो वो ऑटोमेटिकली हमारे पास अफाइन हल आ जाएगा उसी कन्वेक्स सेट का। अब हमें पता है कि अगर हम अफाइनली इंडिपेंडेंट एलिमेंट्स का कन्वेक्स हल लें तो वो एम सिंप्लेक्स सेट के इक्वल आता है। तो हम उस रिलेटिव इंटीरियर और एम सिंप्लेक्स सेट की डेफिनेशन से हम लेट कर लेते हैं कि v एक एलिमेंट है जो कि रिलेटिव इंटीरियर ऑफ एम सिंप्लेक्स सेट में पड़ा हुआ है। तो पहले हम चेक करते हैं कि उस v के अकॉर्डिंग या उसके गिर्द जो हमारे पास क्लोज्ड बॉल है उसका और जो अफाइन हल ऑफ a है उसका इंटरसेक्शन वो हमें क्या देता है। तो सबसे पहली बात कि अफाइन हल ऑफ ए और अफाइन हल ऑफ एम सिंप्लेक्स सेट अभी हमने पीछे डिस्कस किया कि आपस में तकरीबन वो इक्वल होंगे, तो हमने ये कॉम्बिनेशन वहाँ पे लिख दिया। तो रिलेटिव इंटीरियर की डेफिनेशन से ये एम सिंप्लेक्स सेट का सबसेट हो गया। एम सिंप्लेक्स सेट चूंकि सबसेट है ए सेट का तो वो अब ये सारा कॉम्बिनेशन ए सेट के अंदर चला गया। तो अब हमारे पास रिलेटिव इंटीरियर की डेफिनेशन से अब रिलेटिव इंटीरियर के अंदर वी एलिमेंट पड़ा हुआ है जो हमने लेट किया था। अब इसका मतलब क्या है कि रिलेटिव इंटीरियर खाली सेट नहीं है, तो हमने यही प्रूव करना था। इसके बाद जो हमारे पास रिजल्ट है ये हमें कहता है कि अगर हमारे पास एक कन्वेक्स सेट है ए, तो जो हमारे पास छोटा ए एक रिलेटिव इंटीरियर ऑफ ए से आ रहा है और बी उसी ए सेट के क्लोजर से आ रहा है, तो जो इसके अकॉर्डिंग हमारे पास ये इंटरवल बनेगा वो सबसेट होगा रिलेटिव इंटीरियर ऑफ ए के। तो
पहले हम उस ए सेट का फाइन हल ले लेते हैं, फिर उसके पैरेलल सबस्पेस लेट कर लेते हैं और उस पैरेलल सबस्पेस की डायमेंशन m लेट कर लेते हैं। तो अब जो हमारे पास लीनियर स्पेस आ गई है, सबस्पेस जो कि पैरेलल है फाइन हल ऑफ ए के, उससे हमें पता लगता है कि हमारे पास एक लीनियर बाइजेक्टिव मैपिंग एग्जिस्ट करती होगी जो कि उस सब स्पेस से आर एम स्पेस तक मैप करती होगी, और ये मैपिंग और इसी मैपिंग का इन्वर्स कॉन्टिन्यूस मैपिंग होंगे। पहले हम फिक्स कर लेते हैं एक्स नोड जो कि फाइन हल से आ रहा है, और इसकी अकॉर्डिंग हम एक डिफाइन कर देते हैं एक और मैपिंग जो कि फाइन हल ऑफ ए से आर एम तक जा रही है, और ये मैपिंग रिलेट करती है उस पहले वाली बाइजेक्टिव लीनियर मैपिंग से जो लीनियर सबस्पेस एल से आर एम तक जा रही थी। अब क्योंकि वो वाली मैपिंग पहले वाली सबस्पेस वाली वो कॉन्टिन्यूस भी थी और उसका इन्वर्स भी एग्जिस्ट करता था, इन्वर्स भी कॉन्टिन्यूस था, और ये अब ये नई वाली मैपिंग के इक्वल भी है, तो अब हम क्या कहते हैं कि जो नई वाली मैपिंग है वो भी बाइजेक्टिव है और इसका इन्वर्स भी एग्जिस्ट करता है। तो अब ये मैपिंग बाइजेक्टिव भी है, कॉन्टिन्यूस भी है, और इसका इन्वर्स भी कॉन्टिन्यूस है। अब इसी मैपिंग की कॉन्टिन्यूटी की वजह से हमें यह पता लगता है कि अगर ए एलिमेंट रिलेटिव इंटीरियर में जा रहा है तो इसी एलिमेंट के ऊपर जब हम एफ अप्लाई करेंगे तो वो इंटीरियर ऑफ एफ ऑफ ए में जाएगा, और अगर बी एलिमेंट क्लोजर में पड़ा हुआ है तो वो बी एलिमेंट के ऊपर जब हम एफ अप्लाई करेंगे तो वो भी उसी एफ ऑफ ए के क्लोजर में जाएगा। अब इससे हमें क्या पता चलता है कि एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी का जो इस तरह का इंटरवल बन रहा है ये इंटीरियर का सबसेट होगा, और एफ की कॉन्टिन्यूटी से ये जो सबसेट है ए और बी का वो रिलेटिव इंटीरियर में चला जाएगा। इसके बाद जो हमारे पास रिजल्ट आई हमें क्या बताता है कि एक कन्वेक्स सेट का रिलेटिव इंटीरियर अब उसका क्लोजर इक्वल होगा इसी कन्वेक्स सेट के क्लोजर के। अब चूंकि हमें पता है कि रिलेटिव इंटीरियर के अकॉर्डिंग जो हमने पिछला थ्योरम भी किया है वो कन्वेक्स हो जाएगा उसके अकॉर्डिंग, इसी तरह हमारे पास जो क्लोजर है कन्वेक्स सेट का वो भी हमने पहले वीडियोस में किया हुआ है कि वो कन्वेक्स सेट होता है। तो रिलेटिव इंटीरियर ऑफ दैट कन्वेक्स सेट, इसका क्लोजर ऑटोमेटिकली सबसेट हो गया है क्लोजर ऑफ दैट कन्वेक्स सेट। अब हम फिक्स करते हैं एक एलिमेंट क्लोजर से और एक एलिमेंट लेट करते हैं रिलेटिव इंटीरियर से। इन दोनों के अकॉर्डिंग एक हम सीक्वेंस बिल्डअप करते हैं जिसमें के जो हमारा डील हो रहा है वो एक नेचुरल नंबर है। अब इस सीक्वेंस से क्लियरली पता लग रहा है कि जो सीक्वेंस है ये बी को अप्रोच कर रही है एज के अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। अब सीक्वेंस जिस तरह हमने डिफाइन की है उसी को देखते हुए हमें पता लग रहा है कि वो रिलेटिव इंटीरियर में जा रही है, और बी जो था हमने लेट किया था कि वो ए के क्लोजर में जा रहा है। तो जो पीछे भी हमने थ्योरम किया है ए और बी इंटरवल जो है वो रिलेटिव इंटीरियर का सबसेट होगा, वो हमें बताता है कि जो बी अब है वो रिलेटिव इंटीरियर के क्लोजर में जा रहा है। अब बी जो हमने लेट किया था वो था ए के क्लोजर में, अब वो चला गया रिलेटिव इंटीरियर के क्लोजर में, तो अब ये ए का क्लोजर सबसेट हो गया रिलेटिव इंटीरियर ऑफ ए के क्लोजर के। तो अब हम कह सकते हैं ये दोनों आपस में सबसेट हैं। पहले हमारा प्रूव हो चुका था कि वो दोनों आपस में सबसेट हैं, तो अब ये दोनों इक्वल में आ गए। इसके बाद जो हमारे पास रिजल्ट है ये हमें बताता है कि अगर हमारे पास नॉन एम्प्टी कन्वेक्स सबसेट हो आर एन स्पेस का, और जो रिलेटिव इंटीरियर ऑफ दैट कन्वेक्स सेट है वो भी कन्वेक्स सेट हो, तो ए का रिलेटिव इंटीरियर और ए के क्लोजर का रिलेटिव इंटीरियर आपस में इक्वल होंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हम अपनी सपोजिशन से ये हमारे पास हमें पहले पता है कि इंटीरियर ऑफ जो हमारा कन्वेक्स सेट है वो इक्वल होता है इंटीरियर ऑफ दैट कन्वेक्स सेट के क्लोजर के। तो इससे ये तो ऑब्वियस हो गया कि रिलेटिव इंटीरियर ऑफ ए सबसेट ऑफ रिलेटिव इंटीरियर ऑफ ए के क्लोजर के। तो दूसरी इंक्लूजन के लिए हम पहले फिक्स करते हैं बी रिलेटिव इंटीरियर ऑफ ए के क्लोजर से आ रहा है और ए जो है वो रिलेटिव इंटीरियर से आ रहा है। तो अब हम अगर लेट करें कि एप्सिलॉन एक पॉजिटिव नंबर बहुत स्मॉल है इस तरह का कि हमारे पास एक इस तरह का कम्बिनेशन बन रहा है बी और सी का, तो जो ये सी एलिमेंट है इस कम्बिनेशन से हमें साफ नज़र आ रहा है कि ये ए के क्लोजर में जा रहा है। तो हम अगर इससे बी की वैल्यू अलग कर लें तो हमें ये ए और सी का एक कन्वेक्स कम्बिनेशन नज़र आता है, जो कि हमें पता है कि एक सबसेट है ए से ए सी का। और हमें ये भी पता है कि अगर एक एलिमेंट ए रिलेटिव इंटीरियर से आ रहा हो और दूसरा क्लोजर से आ रहा हो तो वो रिलेटिव इंटीरियर का ही सबसेट होता है जो इंटरवल ए और सी का बन रहा है। इससे हमें क्या पता लगा, जो बी एलिमेंट है वो रिलेटिव इंटीरियर ऑफ ए में जा रहा है। तो अब हमारी ये इंक्लूजन भी प्रूव हो गई है। इस इंक्लूजन से हम कह देते हैं रिलेटिव इंटीरियर ऑफ ए इज इक्वल टू रिलेटिव इंटीरियर ऑफ क्लोजर ऑफ ए। तो हमने यही प्रूव करना था। आई होप आप लोगों को समझ आई होगी। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।